सो हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम शहर चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने कॉपीज लेकर रेडी हो जाइए आप लोग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम का है, जो थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है। ओके, पर मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। और ये जो आज का जो सेशन है वो थोड़ा लंबा होने वाला है। मेरी पहली वीडियोस छोटी छोटी रहती थी, पर आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपकी लंबी रहेगी, क्योंकि इसमें मैं लगभग सारी चीजें कंप्लीट करूंगी। तो आपका जो आप हाई लेवल से बिल्कुल लो तक आप चले जाओगे, तो हाई लेवल अगर मैं बात करूं यूपीएससी से लेकर के, तो जो आपके 10th 12th लेवल एग्जाम है, एसएससी जीडी वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज्यादातर जो टॉपिक रहेंगे हम लोग उसी पे ही आसपास घूमेंगे और इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं संशोधन। संविधान में हम लोग क्या करते हैं, संशोधन यानी कि चेंजेस करते हैं। तो क्या चेंजेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। और कौन से आर्टिकल के तहत? ये होता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। और इसका पार्ट क्या है? पार्ट है इसका पार्ट 20। ओके, तो ये सारी चीजें अपनी सबसे पहले नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये पावर किसके पास है कि वो संविधान को संशोधित कर सके, संविधान को अमेंड कर सके। तो ये पावर किसके पास है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। फाइन। तो एक चीज मैं आप लोगों को अब बताना स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा हम लोग हमेशा पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे भारतीय संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगर नहीं सुना तो आज जान लो। ठीक है, क्या कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ये इसके अंदर भी जान है, वही इसके अंदर भी जान है। तो ये पूछा जाता है कि लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? तो इसका सिंप्लीफाइड रीजन ये है कि लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस साल से आपका संविधान बनके तैयार हो गया था 1950, और आज कौन सा साल है? सपोज आपका 2026 चल रहा है। तो इतने समय तक हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ है उसमें हमने कई सारे अमेंडमेंट्स करे हैं। और तुमको पता है चेंजेस उन्हीं में किए जाते हैं जो चीज आपकी लिविंग होती है। लिविंग थिंग्स आपको पता है ना, चेंज होती रहती है समय समय के हिसाब से। तो इस हिसाब से हमने चेंज करे हैं, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं बच्चों? टोटल हो चुके हैं 106 अमेंडमेंट। अभी लास्ट में ही 2023 में आपका वुमेन वाला जो बिल आया था, तो वो ध्यान रखना है। मैंने ये कितनी अमेंडमेंट्स हुई ये सारी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। वो मेरी, आप लोग जिसको नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियो देखकर चलाएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना उसको कि मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्कस करे हैं। और साथ में ये भी बोला है कि 100 के बाद जितनी भी अमेंडमेंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो तो आप लोग को सारी याद करनी है, जो 100 के बाद जितनी भी अमेंडमेंट है। ओके, अब बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि पावर किसके पास है अमेंड करने की, तो वो है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ से कुछ हम लोग तथ्य देखते हैं, कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स में सबसे पहला ये है, आपको पता है, फिर क्योंकि हम लोग जो टॉपिक जिक्र डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? आपका बिल्स का टॉपिक था। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बिल्स में आप लोगों ने 4 टाइप के बिल पढ़े थे। कौन कौन से बिल के टाइप थे? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, और चौथा था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये 4 तरह के बिल थे। तो ये सारे बिल हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो ध्यान रखना है, ये जो बिल है ये कौन से हाउस में आ सकता है? तो एक तो ये देखो, क्या ये लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है या राज्यसभा इंट्रोड्यूस करती है? ओके, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखना है कि मैंने आपको बताया पावर किसके पास है? पावर है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, और तुमको पता है पार्लियामेंट में दोनों हाउस है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो ये जो बिल है ये लोकसभा भी लेकर आ सकती है और ये बिल जो है वो राज्यसभा भी लेकर आ सकती है। दोनों में से कोई भी हाउस इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, तो कौन नहीं ला सकता इस बिल को? तो ध्यान रखना, ये स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट नहीं हो सकता, इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके,
तो यानी कि राज्यों में सपोज अगर आपका उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी चाहेंगे कि भाई हम संविधान को संशोधित कर सकें, संविधान को अमेंड कर सकें, तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस बिल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। फाइन। तो सबसे पहली बात ये होगी। तो अगर जो लिखना चाह रहे हैं फैक्ट्स, उसमें सबसे पहला लिख लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और लिखिए इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, ठीक है, इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा दैट इज हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फुल स्टॉप, इट इज नॉट इनिशिएटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं जल्दी बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जल्दी बोल रही हूँ। बाकी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चलो, एक आपका फैक्ट जो तथ्य था ये हमारा ये हो गया कि ये कहाँ पे इनिशिएट होती है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटर में यानी कि पार्लियामेंट में, स्टेट में नहीं होती है। अब दूसरा याद रखना है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय मिनिस्टर, यानी कि इसको चाहे वो मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है या आपका कोई भी प्राइवेट मेंबर, जैसे राहुल गांधी वगैरह आजकल के टाइम पे, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आपको पता है पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स भी होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, तो ये मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर भी क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, आपने जैसे मनी बिल में पढ़ा था कि उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होती है, तो इस वाले बिल में कोई भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें लिख लो इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर एंड इट डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट सीधे आती है कि सपोज अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि द प्रायर प्रेसिडेंट्स परमिशन इज नीडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल, तो ध्यान रखना है कि नहीं, प्रायर प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। उसके बाद दोनों हाउस, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, दोनों हाउस से बिल स्पेशली पास होना चाहिए। कौन सी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होता है, ओके। यानी कि 2/3 मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक तो ये हो जाती है और इसमें दूसरा हो जाता है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये सब मिला करके टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो ये ध्यान रखना, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो हमारे ये सारे तथ्य हो गए। सबसे पहला मिनिस्टर्स, प्राइवेट मेंबर, दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस करा सकता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कराता। नेक्स्ट आपने पढ़ लिया कि प्रेसिडेंट की जो परमिशन है उसके लिए जरूरत नहीं है, उसकी प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो है ये दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही पास होती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें एक क्या ध्यान रखना है, अब क्या बात करते हैं, तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट सिटिंग के बारे में। आपको पता है ना जॉइंट सिटिंग कब होती है? कभी एक बिल में कोई रजामंद नहीं होता है कोई भी हाउस, तो जॉइंट सिटिंग होती है। मनी बिल में भी देखा था, मनी बिल में क्या जॉइंट सिटिंग होती है? मनी बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ऐसा ही ध्यान रखना है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इसमें जॉइंट सिटिंग नहीं होती। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पज ऑफ डेलिब्रेशन एंड पैसेज ऑफ द बिल, विच बिल? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो इसमें जॉइंट सिटिंग की जरूरत नहीं है, या जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जरूरत तो क्यों नहीं है, बट ये है कि जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है, ओके। अब उसके बाद एक नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है, अगर बिल को किसी स्टेट का सपोज कोई भी चीज बदलनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोसीजर प्रोविजंस, ठीक है, कोई भी फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, आपको पता है। स्टेट की कोई भी चीज आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इट मस्ट ऑल्सो बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी। कहने का मकसद ये है कि अगर उसको फेडरल प्रोविजंस भी बदलने हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? स्टेट की रजामंदी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय द legislature of
हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। जरूर नहीं कि अब सारे हैं कि अब 28 स्टेट है, अब 28 के 28 कहाँ पूछते फिरेंगे, ठीक है। तो क्या है, रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, एक तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे स्टेट की मेजोरिटी कैसी होगी, स्टेट सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर देगा। स्टेट कैसी मेजोरिटी के थ्रू पास करेगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रेसिडेंट को अपना रजामंदी देनी ही देनी है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू बिल, ठीक है, ही मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि प्रेसिडेंट यहाँ पे बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकता। हमने देखा था ना अभी मनी बिल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है विथहोल्ड नहीं कर सकता और ना ही इसको वापस कर सकता है, ठीक है। नॉर रिटर्न, ही कैन नॉट विथहोल्ड नॉर ही कैन रिटर्न द बिल, ओके। आपको पता है ना बिल वापस किया जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, तो यहाँ पे वो वापस भी नहीं कर सकता और विथहोल्ड भी अपने पास रोक करके भी नहीं रख सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये सारे प्रावधान किसके हो गए, ये सारे प्रावधान हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के, ओके। अब आपको पता है जब प्रेसिडेंट ने भी रजामंदी दे दी तब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगी और जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुई थी, 1976 में पास हुई थी, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ओके। और आपको ये भी पता है कि इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमने संविधान में चेंज की थी, इंक्लूडिंग प्रियम्बल को भी हम लोगों ने इसी के थ्रू बदला था, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 3 ways टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को हम कितने तरीकों से बदल सकते हैं। तो जो 3 तरीके हैं वो क्या है आपका, एक तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट है आपका सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकेंड है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और थर्ड है आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको आधी स्टेट की रजामंदी भी चाहिए। अभी हमने देखा था ना, अगर हमें कोई फेडरल फीचर बदलना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना है आपको, जो हम लोग सेकंड और थर्ड यानी कि स्पेशल मेजोरिटी वाला जो हम लोग फीचर ले रहे हैं और उसमें देखना है हमें कि यही दोनों जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जा सकता है, यानी कि 368 के तहत जो अमेंडमेंट है वो कौन कौन सी है, बाय स्पेशल मेजोरिटी वाली है और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी। जो आपका पहला वाला है सिंपल मेजोरिटी, इसके तहत आपका 368 के तहत नहीं आती है ये चीज, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो जैसे कि अगर आपको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू करना है, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी के थ्रू आए दिन कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा नाम वाम बहुत बदलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि उत्तरांचल पहले था, ठीक है, क्या नाम था, उत्तरांचल। उत्तरांचल से नाम क्या हो गया आपका उत्तराखंड। अब ये जो चेंज करना है तो इसके लिए आपको पता है सबसे पहली बात, स्टेट का नाम कौन चेंज करेगा, स्टेट का नाम कौन चेंज करेगा, आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के तहत स्टेट का नाम कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये, तो पार्लियामेंट जो आर्टिकल 3 के तहत स्टेट का नाम चेंज करेगी वो सिंपल मेजोरिटी के तहत करेगी। और दूसरी चीज ये, उसमें स्टेट की जरूरत, रजामंदी की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट खुद ही करेगी। और वो कोई चेंज 368 के तहत नहीं आता, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं राज्यों का नाम बदलता है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही बदलता है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर आप, सेकंड शेड्यूल में, यानी कि सैलरीज वाली, आपको पता है ना। अब सैलरी को भी हम इतना टफ रख देंगे तो फिर इतनी सैलरी बढ़ेगी कैसे। तो सैलरी भी हम लोगों ने सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही रखी है। उसके बाद कोरम, कितने लोग जब आए तो आपका कि सेशन स्टार्ट होना चाहिए, मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, तो उसको कोरम बोलते हैं। तो कोरम को भी हम चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। सिटीजनशिप जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही आपका रहता है, सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आपका डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपको चेंज करना है वो आप कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू करते हो, क्या आर्टिकल 368 के तहत करते हो। ध्यान रखना 368 के तहत नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं ये आपकी सिंपल मेजोरिटी की चेंजेस होते हैं, ओके।
क्या 368 के तहत आते हैं? नहीं, 368 के तहत नहीं आते। तो फिर भाई 368 के तहत कौन सा आता है? तो ध्यान रखना है हमें, 368 के तहत आएगा बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कौन से अमेंडमेंट, कौन से चेंजेस जो है वो स्पेशल मेजोरिटी क्या से होते हैं? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ध्यान रख लो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है आपका, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स में आप कोई भी चेंज करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। और दूसरा आपका रहता है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी का मतलब जो हम लोग पार्ट 4 में बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी चेंज करना है आपको, तो किसके थ्रू करोगे? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, तीसरी बात बड़ी अजीब सी कही गई है, बोला गया है कि जो चेंजेस सिंपल मेजोरिटी से नहीं हो सकते या स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट की रजामंदी से नहीं हो सकते, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आ सकते, जो थर्ड कैटेगरी में नहीं आ सकते, वो सारे आप बाय स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो खैर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। और डीपीएसपी, इसमें अगर चेंजेस लेकर आने हैं तो तुम कैसे चेंजेस करते हो? तो तुम करते हो भाई स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, अब थर्ड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड मार्क कर देती हूँ। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें फेडरल स्ट्रक्चर बदलना है, फेडरल फीचर में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ स्टेट में कुछ चेंजेस करने हैं, स्टेट की कुछ बातों में, सपोज हमें कोई लिस्ट वहां से वहां निकालनी है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करते हैं, बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, कंसेंट ऑफ स्टेट, कितने स्टेट के कितने होंगे? हाफ ऑफ द स्टेट। और स्टेट से भी कैसे होता है बच्चों? सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है। ओके, तो अब इसके थ्रू जो जो चेंजेस लिखवा रही हूँ वो लिखना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई चेंज करना है तो सबसे पहले लिख दो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, इसमें कोई चेंज करना है तो हमें भाई स्टेट की रजामंदी भी चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कोई चेंजेस करने हैं तभी भी आपका स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का कंसर्न चाहिए। जीएसटी टैक्स काउंसिल में कोई चेंजेस करने हैं तो ये भी यहाँ पे यही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वही मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर आपको कोई स्टेट लिस्ट में से उसमें लेकर आनी है, कंकरेंट में ले जाना है, कुछ है, तभी भी आपको किसकी उसकी जरूरत है? स्पेशल प्लस स्टेट की कंसर्न की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें भी आप चेंजेस लेकर आने तो आप ऐसा कर सकते हो, यूनियन एंड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट लिख दो एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में कुछ भी बदलना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप ये वाला लिख लो, उसके बाद मैं बताऊंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। ठीक है, आपको पता है ना राज्यसभा उसका हाउस होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये चेंजेस भी लाने होते हैं तो हमें स्टेट की रजामंदी चाहिए होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। और लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि आपको पता है, अब मैंने कितनी सारी चीजें बताई कि पार्लियामेंट जो है वो संविधान को अमेंड कर सकता है 368 के तहत। तो क्या पता पार्लियामेंट इसमें जो भी चीजें लिखी है उसको उल्टा कर दे, उसी को ही अमेंड कर दे। तो यानी कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, जो उसको पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, उस प्रोसीजर को भी हम लोग ने क्या करा है, उसको हम लोग ने स्पेशल मेजोरिटी और क्या कहते हैं स्टेट की कंसर्न के साथ करा है। यानी कि ये हमने प्रोसेस कैसा रखा है, टफ रखा है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ये आप लिख दो। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रोसीजर हो गए कि आपको पार्लियामेंट, आप जो पार्लियामेंट को कैसे कैसे अमेंड कर सकते हो। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे ये चीजें हो गई सारी, तो अब इसे इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़ो और लिखो हम पार्लियामेंट को सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। हाँ भाई अमेंड कर सकते हैं, ध्यान रखना है सब कुछ अमेंड कर सकते हैं, पर संविधान का हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अमेंड कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। ओके, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा शुरू से नहीं था ये, हम लोग ने कब कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते? तो ये हमारे संविधान में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ाया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, सॉरी, केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब आया था? ये 1973 में आया था।
तो इसके तहत कहा गया था भाई संविधान को संशोधित कर सकते हैं, वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, तो आपका जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की कुछ चीजें आ जाती हैं। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर अपने में आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये मैं अलग से कभी बता दूंगी, पर उसमें छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बनेगी, शॉर्ट्स के फॉर्म में बता दूंगी आप लोगों को, तो वो आप लोग देख लेना कि बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी आती है कि नहीं आती। ओके, और उसमें सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं आता, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, तो वो अपने में एक शॉर्ट्स वाली वीडियो बना दोगी, वहां से आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 20 और आर्टिकल नंबर 368। होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छी लगी क्लास, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज बनाती रहूंगी मैं, और वो टॉपिक सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू एवरीवन।